हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे दिसंबर 2015 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों, हमारा प्रश्न है अवधी, मगही, भोजपुरी तथा मैथिली बोली में से बिहारी हिंदी से संबंधित बोली नहीं है। तो कौन सी बोली नहीं है? अवधी बोली। ठीक है, अवधी बोली बिहारी हिंदी से संबद्ध नहीं है, बल्कि ये पूर्वी हिंदी से संबद्ध बोली है, यानी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बोली है। ठीक है, ध्यान रखें, अवधी बोली। ठीक, बाकी मगही, भोजपुरी, मैथिली ये तीन बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली हैं, यानी कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखें। अगर भाषा से संबंधित आपको वीडियो देखना है तो दोस्तों मेरे घटना चक्र की प्लेलिस्ट देख लें। ठीक है, आप देखें, उसमें आपको क्रम से पूरा व्याकरण और साथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा है तो दोस्तों कंटेंट टाइप करें, क्या? हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, तो आपको इजीली मेरा चैनल मिल जाएगा और सभी प्लेलिस्ट क्रम से देख लें। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान दें। प्रश्न है हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत इस रचना के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। अगला प्रश्न है दोहा या दूहा मूलतः कैसा छंद है? तो ध्यान रखें, अपभ्रंश का छंद है। ठीक है, दोहा या दूहा मूलतः अपभ्रंश का छंद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, यहाँ एक पंक्ति है, जरा ध्यान दें। क्या है? संदेशौ सवित्रौ हऊ कण्हेउ असमर्थ। क्या है? संदेशौ सवित्रौ हऊ कण्हेउ असमर्थ। भर्ण पिए इक्ति बलियै बेवी समान हत। क्या है? भर्ण पिए इक्ति बलियै वेवी समाना हथ। तो ये दोहा किसका है? ध्यान रखें, अब्दुल रहमान का। ठीक है, कहीं कहीं अध्ययमान नाम भी मिलता है, तो दोनों नाम याद रखेंगे, अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमान। ठीक है, इनकी रचना है संदेश रासक, संदेश रासक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और पंक्ति में भी आ रहा है पहला शब्द ही संदेशौ। ठीक है, तो ध्यान रखें, अब्दुल रहमान की पंक्ति है संदेशौ सवित्रौ हऊ कण्हे असमर्थ भय पिए इक्ति बलियै बेवी समाना हथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, जरा ध्यान दे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख में सने अरु भय नहीं जाके, सुख में सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने। तो यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? ध्यान रखें दोस्तों, गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी की पंक्तियां हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। किसकी? गुरु नानक जी की पंक्तियां हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान देंगे, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, जरा ध्यान दें। कुंभनदास, कृष्णदास, चीत स्वामी तथा ध्रुवदास, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं? तो जरा ध्यान दें, ध्रुवदास, ध्रुवदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुंभनदास, कृष्णदास और चीत स्वामी ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। ठीक, ध्यान रखें दोस्तों, अष्टछाप के कवियों से जरूर प्रश्न बन रहा है, तो आप अष्टछाप के सभी कवियों को, ठीक है, 4 वल्लभ आचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य, इन चारों को मिलाकर 4 शिष्यों को मिलाकर कुल 8 शिष्य हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सभी नाम को जुबान पर रट लें एक तरह से। ठीक है, प्रश्न जरूर बनेगा। देखते हैं अगली पंक्ति, जरा ध्यान दें। क्या है?
तुम नीके दुही जानत गैया, तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागौ तिहारे पैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागौ तिहारे पैया। यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ध्यान रखें, कुंभन दास की। कुंभन दास की काव्य पंक्तियां हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागौ तिहारे पैया। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? कुंभन दास जी की, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हनुम चरित, कौन सी? हनुम चरित, इसके रचयिता कौन है? तो ध्यान रखें, रायमल पांडे। रायमल पांडे की रचना है हनुम चरित, ठीक है। अगला प्रश्न है ललित ललाम। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो ध्यान रखें, मतीराम का। मतीराम का ग्रंथ है ललित ललाम, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, ध्यान दें। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ध्यान रखें, ठाकुर की। ठाकुर की काव्य पंक्तियां हैं, ठीक है। क्या? डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, ठीक है, ठाकुर की पंक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतेंदु मंडल। भारतेंदु मंडल के लेखक कौन नहीं है? तो ध्यान रखें, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। अगला प्रश्न है रस कलश। रस कलश यह रचना किसकी है? तो ध्यान रखें दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है रस कलश, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, क्या है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ? क्या कहा? मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ध्यान रखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। क्या है? ध्यान से सुने। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखें, निराला की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दे। आज मैं अकेला हूँ, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, जीवन मिला है यह, रत्न मिला है यह, जीवन मिला है यह, रत्न मिला है यह। तो यह पंक्तियां किसकी हैं? तो ध्यान रखें दोस्तों, त्रिलोचन की। त्रिलोचन की पंक्तियां हैं, ठीक है, ध्यान रखें। प्रगतिवादी कवि हैं कवि त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन, ध्यान रखें। और इनकी पंक्ति है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रत्न मिला है यह, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान देना। पंक्ति है, स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? तो ध्यान रखें दोस्तों, मित्रों मरजानी उपन्यास को। ये पूछ रहे हैं कि स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किस उपन्यास को माना जाता है? तो ध्यान रखें, मित्रों मरजानी उपन्यास को, ठीक है, मित्रों मरजानी उपन्यास कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मित्रों मरजानी एक बार देख लेना, कृष्णा सोबती हैं या अमृता प्रीतम जी, ठीक है, थोड़ा सा नाम मुझे कंफ्यूज हो गई हूँ, ठीक। तो एक बार ध्यान रखेंगे, आप अभी सिर्फ पर प्रश्न देख लें और उत्तर। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु मित्रों मरजानी उपन्यास को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष जी का नाटक कौन सा है? तो ध्यान रखें, एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का नाटक है। और ध्यान रखें,
दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कविता करना। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। क्या है पंक्ति, एक बार फिर से सुने। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। तो यह संवाद किस पंक्ति का है? ध्यान दें, किसकी पंक्ति का है, प्रश्न ये बनेगा। तो ध्यान रखें, स्कंदगुप्त से। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया संवाद है। किसका नाटक है स्कंदगुप्त? तो 1928 में आया हुआ जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त, जिससे ली गई पंक्तियां हैं। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है ठेस कहानी। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, फणीश्वरनाथ रेणु जी। फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है ठेस कहानी। बहुत ही चर्चित कहानी है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना दोस्तों। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स की कृति कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखें, कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड अनार्की I.A. रिचर्ड्स की कृति नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से। किसकी? रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले कृति है दोहा कोश। कौन सी? दोहा कोश। ठीक है, सरहेबा की कृति है, ध्यान रखें, दोहा कोश 8वीं शताब्दी में आई हुई कृति है, आदिकालीन कृति है। फिर है देवसेन की रचना। देवसेन की रचना कौन सी? श्रावकाचार। श्रावकाचार कब आई? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में आई हुई रचना है श्रावकाचार। किसकी है? देवसेन की रचना है। फिर है दोस्तों संदेश राशक। संदेश राशक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान जी की। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। ध्यान रखेंगे, कब आई दोस्तों? 12वीं से 13वीं शताब्दी में। 12वीं से 13वीं शताब्दी में आई हुई रचना है संदेश राशक। ठीक, फिर है विद्यापति की रचना। कौन सी? कीर्ति लता। कीर्ति लता क्या समय है इसका? तो ध्यान रखें, 14वीं से 15वीं शताब्दी। 14वीं से 15वीं शताब्दी कीर्ति लता का समय है और अवहट्ट में लिखी गई रचना है कीर्ति लता। ठीक है, अब एक बार फिर से सुने। सबसे पहले दोहा कोश, इसका समय है 8वीं शताब्दी। फिर है श्रावकाचार 10वीं शताब्दी। फिर है संदेश राशक 12वीं से 13वीं शताब्दी। फिर है कीर्ति लता 14वीं से 15वीं शताब्दी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान देंगे, रचना काल के अनुसार सबसे पहले कुतुबन। कौन? कुतुबन, इनका समय है 16वीं शताब्दी। कुतुबन का समय क्या है? 16वीं शताब्दी। फिर है उस्मान। उस्मान का क्या समय है? तो ध्यान रखें 1613 ईस्वी। 1613 ईस्वी यानी 17वीं शताब्दी। फिर है नूर मोहम्मद। कौन? नूर मोहम्मद। ठीक है, इनका समय है 1644 ईस्वी। 1644 ईस्वी। ठीक है, यानी 17वीं शताब्दी। फिर है कासिम शाह। कौन? कासिम शाह। तो ध्यान रखें, इनका समय है 1793 ईस्वी। 1793 ईस्वी यानी 18वीं शताब्दी। अब जरा फिर से सुने दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान दे जरा। कुतुबन, इनका समय है 16वीं शताब्दी। फिर है उस्मान, इनका समय है 1613 ईस्वी। फिर है नूर मोहम्मद। कौन? नूर मोहम्मद, इनका समय है 1644 ईस्वी। 1644 ईस्वी। फिर है कासिम शाह। कौन?
कासिम शाह, इनका समय है 1793 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे रचना काल के अनुसार यह कवियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना। रचना काल के अनुसार काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, रचना काल के अनुसार सबसे पहले कृति है ललित ललाम। किसकी है? मतीराम की कृति है ललित ललाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका समय है संवत 1716 से 1745 ईस्वी। संवत 1716 से 1745 ईस्वी। ठीक है, ध्यान से समझे। अगले हैं भाव विलास। ठीक है, ध्यान दें, ये रचना कब आई? संवत 1746 ईस्वी में। ठीक है, भाव विलास किसकी रचना है? देव की रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखें, भाव विलास भवानी विलास। ठीक, संवत 1746 में आई हुई रचना है भाव विलास। फिर है श्रृंगार निर्णय। ठीक है, कौन सी? श्रृंगार निर्णय। ये कब आई रचना? तो ध्यान रखें, संवत 1809 में। संवत 1809 में आई हुई रचना है श्रृंगार निर्णय। और वहीं अगर आप ध्यान दें तो दोस्तों एक पुस्तक है भिखारी दास जी की, काव्य निर्णय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगली है पुस्तक जगत विनोद। कौन सी? जगत विनोद। ठीक है, कब आई? तो ध्यान रखें, संवत 1810 में। ठीक है, जगत विनोद कब आई? संवत 1810 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब एक बार फिर से सुने, ललित ललाम संवत 1716 से 1745 ईस्वी। फिर है भाव विलास का समय है संवत 1746 ईस्वी। फिर है श्रृंगार निर्णय, इसका समय है संवत 1809 ईस्वी। फिर है जगत विनोद, इसका समय है संवत 1810 ईस्वी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले कथाकार हैं भगवती चरण वर्मा। कौन से? भगवती चरण वर्मा। इनका समय है 1903 से 1981 ईस्वी। 1903 से 1981 ईस्वी। फिर है जैनेन्द्र। कौन? जैनेन्द्र। इनका समय है 1905 से 1988 ईस्वी। 1905 से 1988 ईस्वी जैनेन्द्र का समय। फिर है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका समय है 1907 से 1979 ईस्वी। 1907 से 1979 ईस्वी। फिर है दोस्तों अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी, इनका समय है 1916 से 1990 ईस्वी। 1916 से 1990 ईस्वी। ठीक, अब एक बार फिर से सुने, जरा ध्यान दें, गौर करना। सबसे पहले हैं दोस्तों भगवती चरण वर्मा। कौन? भगवती चरण वर्मा। इनका समय है 1903 से 1981 ईस्वी। फिर है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का समय है 1905 से 1988 ईस्वी। फिर है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका समय है 1907 से 1979 ईस्वी। ठीक है, फिर है अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी, इनका समय है 1916 से 1990 ईस्वी। 1916 से 1990 ईस्वी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले कहानी है दोस्तों इंदुमती। ठीक है, इंदुमती कब आई? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था। क्या? उसने कहा था, कब आई? 1915 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, ध्यान दें। इसके बाद है यशपाल की कहानी मकरील। कौन सी? मकरील कब आई? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में मकरील। फिर है प्रेमचंद की कहानी और अंतिम कहानी कफन। कौन सी? कफन। ये कब आई? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में आई हुई प्रेमचंद की कहानी है कफन, जिसके पात्र हैं घीसू और माधव। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले कहानी है इंदुमती। ठीक है, किसकी है एक बार आप देख लेना, मुझे नाम में थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं अभी नहीं बता रही। ठीक है,
तो इंदुमती 1900 ईस्वी। फिर है जहां तक है किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। ठीक, देख लेना फिर भी आप एक बार। ठीक, इसके बाद है उसने कहा था 1915 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है मकरील 1934 ईस्वी में। फिर है कहानी कफन 1936 ईस्वी में आई हुई कहानी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिका आजकल कब आई? 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में आई हुई पत्रिका है आजकल। फिर आई पत्रिका सारिका। कौन सी? सारिका। ठीक है, कब आई? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में आई हुई पत्रिका है सारिका। फिर है पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य। समकालीन भारतीय साहित्य, ये कब आई? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में आई हुई पत्रिका है समकालीन भारतीय साहित्य। फिर है पत्रिका नया ज्ञानोदय। कौन सी? नया ज्ञानोदय। कब आई? 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में आई हुई पत्रिका है। अब जरा ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ पहले एक नोट देख लेते हैं। क्या है नोट? ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन सन 1955 से हो रहा है। अब इसका नाम क्या है? नया ज्ञानोदय है। तो यह पत्रिका यानी ज्ञानोदय पत्रिका पहले ज्ञानोदय के नाम से निकलती थी, अब किस नाम से निकलती है? तो ध्यान रखें, नया ज्ञानोदय। नया ज्ञानोदय नाम से निकलती है। और ध्यान रखें, जो इसका पहले नाम था ज्ञानोदय, इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1955 से, जब ये नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया इसको नया ज्ञानोदय, तब इसका समय था 2002 ईस्वी। ठीक है, इन सब के अगर संपादक आपको देखने हैं तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं दोस्तों। वहां क्रम से मैंने सभी पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक व स्थान एवं समय के साथ सभी पत्र पत्रिकाएं बताई हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने, ध्यान दे दोस्तों। सबसे पहले पत्रिका आजकल कब आई? 1945 ईस्वी में। फिर है पत्रिका सारिका, कब आई? 1960 ईस्वी में। फिर है पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य, ये कब आई? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। फिर है नया ज्ञानोदय, ये कब आई? 2002 ईस्वी में। वहीं अगर बात करें ज्ञानोदय पत्रिका की तो ये कब आई? सन 1955 में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें दोस्तों, भीष्म साहनी जी के नाटक हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले नाटक हानुस। कौन सा? हानुस। तो ये कब आया? ध्यान रखना, 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में आया हुआ नाटक है हानुस। फिर है नाटक माधवी। कौन सा? माधवी। कब आया नाटक? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में आया हुआ नाटक है माधवी। फिर है दोस्तों नाटक मुआवजे। कौन सा? मुआवजे। ये कब आया? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में आया हुआ नाटक है मुआवजे। फिर है नाटक आलमगीर। कौन सा? आलमगीर। कब आया? 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में आया हुआ नाटक है आलमगीर। तो एक बार फिर से सुने, सबसे पहले नाटक हानुस कब आया? 1977 ईस्वी में। फिर है नाटक माधवी, कब आया? 1985 ईस्वी में। फिर आया नाटक मुआवजे, कब आया? 1993 ईस्वी में। फिर आया नाटक आलमगीर, कब आया दोस्तों? 1999 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।